जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र का सेट नंबर एक जिसमें 37 क्वेश्चन तो जीएस के रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चन हैं जो कोई नहीं पढ़ाता है, हम वो भी इसमें कवर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लगभग में 50 से 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मानसिक अभिरुचि के जो 15 क्वेश्चन वो हमने वीडियो के अंत में रखे हैं, तो वो जरूर देख के जाइए, क्योंकि उससे 10 से 15 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो कोई चीज़ हमें पढ़ाता नहीं है। हम लोग जीएस में लगे रहते हैं और वो 10-15 क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। क्लास में क्या क्या रहने वाला है, तो जीएस में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का कंबाइंड है, साथ में करंट के भी क्वेश्चंस, कुछ करंट के क्वेश्चंस हैं और मानसिक अभिरुचि के 15 क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस का विश्लेषण भी आपको इसी में मिलेगा, ऑप्शंस के साथ साथ आंसर के साथ साथ ऑप्शंस का भी विश्लेषण मिलेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप क्लास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक सूचकांक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो किस स्थान पर रहा था? तो वो रहा था 40वें स्थान पर। किसमें? 40वें स्थान पर रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात की जाए तो यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1957 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा लखीमपुर खीरी। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो लखीमपुर खीरी है इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। 7,680 वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? अगर छोटे जिले की बात की जाए तो वो है हमारा हापुड़। कौन? हापुड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 27वीं सड़क विश्व सड़क कांग्रेस 2000 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है प्राग में। कहाँ पे किया गया है? प्राग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? अगर महर्षि वाल्मीकि आश्रम की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा बिठूर में स्थित है। कहाँ पे? बिठूर में। आप लोगों को बताना है बिठूर में, बिठूर किस शहर में स्थित है? बिठूर जो है वो किस शहर के पास है या किस नदी के पास है? तो आप लोगों को यह कमेंट बॉक्स में छाप देना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल लंबाई 2695 मीटर है। कितनी? 2695 मीटर है। और यह केरल राज्य में पड़ती है। यह कहाँ पे पड़ती है? केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री धनलक्ष्मी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो किस देश का है? वह है सिंगापुर का। किसका? सिंगापुर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है
कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो अगर सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो वो है हमारी शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर। जो हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस राज्य के में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो वो की थी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरुआत किया था। आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो वो नाथ संप्रदाय से संपर्क रखते हैं। एक बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बौद्ध परिषद या संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। किसके शासन काल में हुआ था? तो वो हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और इस समय इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप जी इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? जो 1 वोल्ट है वह कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट की बात की जाए तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। आप लोग को बताना है वोल्ट किस राशि का मात्रक है। वोल्ट किस राशि का मात्रक है, ये चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है फटाफट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? अगर उद्देशिका के विचार की बात की जाए तो वह हमारा यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। लेकिन यदि उद्देशिका की भाषा, अगर भाषा बोला जाए, उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है तो वो हमारी कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई हमारी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमारी उद्देशिका की भाषा ली गई है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों के बीच बना हुआ है? तो वो बना है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच, या फिर ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, धड़ाधड़ से लाइक होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था भारत ने। किसको हरा के जीता था? तो वो हराया था मलेशिया को। किसको? मलेशिया को हरा कर जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अगर बात की जाए वन्य जीव सप्ताह की तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के जो सब टाइम होता है, इसे हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर स्वातिक नायक को। किसको? डॉक्टर स्वातिक नायक को। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? अगर आरबीसी का जीवन आरबीसी के जीवन काल की बात की जाए तो वो होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन। आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो आरबीसी है इसकी कब्रगाह किसे कहा जाता है? इसकी कब्रगाह कहा जाता है, वो कहा जाता है प्लीहा को।
किसको? पीलिया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो अत्यधिक ताप के कारण कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वो है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी अत्यधिक ताप के कारण ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है? जो गिरजा ठुमरी गायिका है गिरजा देवी, इनका जन्म किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है वाराणसी में। कहाँ हुआ है? हमारी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका देहांत हो गया है, वो हुआ है 2017 में। 2017 में इनका देहांत हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, रजत रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है इतिहास की दृष्टि से। सिक्के जारी करने वाले बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मुगल ने कौन से सिक्के जारी किए? गुप्त ने कौन से सिक्के जारी किए हैं? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्के जारी करने का प्रथम शासक कहा जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? अगर बात की जाए चालुक्यों की राजधानी की, तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी बतापी। बतापी चालुक्यों की प्रमुख राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेपाल की मुद्रा क्या है? अगर नेपाल की मुद्रा की बात की जाए तो जो नेपाल है, नेपाल की मुद्रा रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है जो टका है, टका किस किस देश की मुद्रा है और डॉलर किस देश की मुद्रा है, यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए भारत माता मंदिर की, तो यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है हमारा असम में, सॉरी वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है? तो यह हमारा वाराणसी में स्थित है। अगर क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि जो भारत माता मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था वो 1936 में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा आसाम में स्थित है। और आप लोगों को बताना है काजीरंगा पार्क है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है? व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? तो वो किया गया है हमारा वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र हमारा वाराणसी में स्थित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है आगरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को बताना है आगरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अगर बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ये कहाँ से लिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो यह भाग 4 से संबंधित है। कितने? भाग 4 से संबंधित है। और इसमें कुल आर्टिकल जो अब हमारे आर्टिकल हैं, इसमें भाग 4 से संबंधित है। और इसमें जो कुल आर्टिकल है वो हमारे 36 से 51 आर्टिकल हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। और यह हमारा आयरलैंड से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? तो बात यहाँ की जा रही है राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?
तो जो राष्ट्रीय आपात है वो हमारा अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, जो हमारा 352 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपात हमारा अनुच्छेद 360 के तहत आता है, और जबकि 356 के तहत कौन सा आपात लगाया जाता है, यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि 356 में किस आपात की बात की गई है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। अगर बात की जाए यूरेनियम की, तो यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तो वो जिला है हमारा ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम की बहुत सी खदानें पाई जाती हैं। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में से संबंधित है। कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो हमारा इलाहाबाद में स्थित है, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। इसका पहला नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसका नाम बदलकर काशी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, तो किसकी जरूरत है? तो वो हमारी आय की। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? जो दाद की बीमारी है यह किस प्रकार की बीमारी होती है? तो है हमारी फंगस टाइप की बीमारी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है आप लोगों को बताना है। तो वो है हमारा कावास गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यह क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर बात की जाए झीलों के अध्ययन को, तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है, तो वो कहा है गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो पहला यूरोपियन कौन था जिसने हमारी भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो था चार्ल्स विलिकंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान तात्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो वो था हमारा थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएस का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? यह किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? यह चीज आप हम लोगों को बतानी है। तो वो किसका है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। यहाँ से हमारा मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो मानसिक अभिरुचि में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से आठवें अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर से दाईं ओर तीसरे अक्षर का विपरीत कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यह हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर बात की जाए दाईं ओर से, मतलब पीछे साइड से 8वां और 8वें के बाएं, अगर ये इसके बाएं 9वां, जब भी कोई दो अपोजिट डायरेक्शंस होती हो तो हम उनके अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 8 और 9 कितने हो गए, 8 8 और 9 कितने हो गए, तो वो हो गए 17। कितने हो गए, 17। अगर हम पीछे से 17वां है और यदि हम इसकी आगे से डायरेक्शन जोड़ निकालें तो हम इसको 27 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। और दाईं ओर से तीसरे, तो इसके +3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13। 13 नंबर पे कितना होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा एन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। यदि आप लोग रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम रीजनिंग की भी शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो मानसिक अभिरुचि का अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उचित उसकी मदद करेगा। लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति ना दें। पहला कथन हमारा यह है। उसके बाद चलते हैं अगले कथन की ओर। जो हमारा अगला कथन है वो है, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें। महिलाओं को शक्ति से जोड़ें पदों को लेने से हतोत्साहित करें जहां वे महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद कर सकती हैं। तो इसका हमारा जो सही जवाब रहने वाला है तो वो है हमारा, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। तो यही हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। तलाक लेने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां अदालत में सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती हैं कि पिता की स्थिति, मां की स्थिति, वकील की दलीलें या बच्चों का सर्वोत्तम हित किस पर है, तो वो हमारा होगा बच्चों का सर्वोत्तम हित। हमारा सही जवाब होगा वो होगा बच्चों का सर्वोत्तम हित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों में उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है। मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है, या मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रम को स्वेच्छापूर्वक पूरा करेगा,
या मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है, या मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो वो है मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। वह जरूर ही इस चीज की संभावना रखता है, यदि मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम उस चीज का विरोध करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकांश 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 सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे केवल अपनी गलतियों को याद रखते हैं, या अपनी गलतियों से सीखते हैं, या अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं, या गलतियां करने से बचते हैं। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो वो है अपनी गलतियों से सीखते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, उनसे जो सीख ले वही मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्णा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है। वह बधिर है और उसको वाक दोष भी है। अरुणा की निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? तो किस क्रिया के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? तो आपका पहला ऑप्शन है अरुणा ने अपने पड़ोसी से अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने का अनुरोध किया है। तो आपका जो सही जवाब रहने वाला है वो है अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे वह अन्य बच्चों के साथ करती है। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है? तो ये संविधान की किस सूची में पुलिस व्यवस्था को रखा गया है? अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो इसे हमारा राज्य सूची का विषय माना गया है। किसका? राज्य सूची का विषय माना गया है। राज्य सूची के कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कृषि, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। ये सारे के सारे राज्य सूची के विषय हैं, जबकि संघ सूची में प्रतिरक्षा, नागरिकता, रेलवे आदि से संबंधित विषय हमारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि शिक्षा, आर्थिक नियोजन और विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता है। जो सांप्रदायिक सद्भाव है इसकी आवश्यकता है, किस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है? तो वो है हमारा राष्ट्रीय आधार पर इसकी आवश्यकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए? तो कितनी बार करना चाहिए? तो वो करना चाहिए हमारा 1 बार। साल में कम से कम 1 बार पुलिस थाने का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जब पुलिस का पेपर है तो पुलिस से संबंधित प्रश्न पूछना लाजमी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र कब लागू हुआ था? यूएनए का जो घोषणा पत्र है वो कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 24 अक्टूबर 1948 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं? अगर बात की जाए पुलिस रेंज की तो उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज कितनी है? यह चीज आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में। अगर पुलिस जोन की बात की जाए तो पुलिस जोन
जो है हमारे वो 8 हैं। कितने? 8 हैं। अगर पुलिस रेंज की बात की जाए तो वो हमारी 18 है। कितनी? 18 है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीबीआई वित्तीय मामलों की जांच करती है। सीबीआई वित्तीय मामलों की जांच करती है। तो वह बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी या विदेशी विनिमय में गड़बड़ी, तो ये सभी की सभी की जांच हमारी सीबीआई करती है। तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, सीबीआई का वरिष्ठ विधि अधिकारी होता है, जो सीबीआई है उसका वरिष्ठतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है हमारा अभियोजन निदेशक। कौन? अभियोजन निदेशक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक हिंसा के समय पुलिस की भूमिका कैसी होती है? जो सांप्रदायिक हिंसा होती है उस समय पुलिस की भूमिका कैसी होती है? दंगा करने वालों को गिरफ्तार करने की, या गलत अफवाहों को रोकने की, या जनता में शांति बनाए रखना, या उपयुक्त सभी। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु है। जो मानसिक दृढ़ता है इसका केंद्र बिंदु क्या है? तो वो है हमारा सकारात्मक सोच, या फिर प्रभावी मस्तिष्क, या तनाव को समाप्त करना। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी। यह तीनों। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बता दो फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आप लोगों को मैथ या रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी यदि शॉर्ट्स वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसकी शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। पर हम बढ़ते हैं आखिरी और अंतिम प्रश्न की ओर। जो हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न है, यदि 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 आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आपका कोई सहयोगी है वह रिश्वत लेते हुए उसको देख लेते हैं तो आप क्या करोगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, या फिर कुछ नहीं करेंगे, या सबूत के साथ उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा उसे रोकने की कोशिश करेंगे। क्या? उसे रोकने की कोशिश करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दो, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम अपने चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम खत्म होने तक कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, हिंदी और जीएस के मिला के। 50 हिंदी के, 50 जीएस के, तो कितने हो गए कुल मिला के? 100 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। और यदि आप लोग कहते हैं कि हमें मैथ और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हम वो भी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और पढ़ाई करते रहिएगा, पेपर कभी भी हो सकता है इसका।